हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। हमने पिछली क्लास में राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज जो अगला जो अनुच्छेद है राज्य विधानमंडल से, वह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 188। अब ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 188 है क्या बताता है? जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 को देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 में जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान बताए गए हैं वो शपथ से संबंधित है। शपथ। अब ये शपथ का उल्लेख कहाँ पे किया गया है और कैसे इसका बताया गया है कि कौन व्यक्ति राज्य के विधानमंडल को शपथ दिलाएगा, इन सब बातों का उल्लेख जो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 में किया गया है। राज्य विधानमंडल की जब बात की जाएगी तो राज्य का विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, क्योंकि जहां पे द्विसदनी विधायिका का कॉन्सेप्ट है वहां पे विधान परिषद एक महत्वपूर्ण सदन है और दूसरे नंबर पे जो सदन है वह है विधानसभा। विधान परिषद ऊपरी सदन और निम्न सदन विधानसभा के नाम से जानी जाती है, जहां पे द्विसदनी विधायिका है और जहां पे एक सदनी विधायिका है वहां पे सिर्फ विधानसभा, जो एक महत्वपूर्ण सदन है। उन विधानमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं, उन विधानमंडल के जो सदस्यों को जो शपथ दिलाया जाता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत दिलाया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति द्वारा, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है अनुच्छेद 188 का वो यही बताया गया है कि राज्य के विधानमंडल के जो सदस्यों को जो शपथ दिलाया जाएगा वो राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। और राज्यपाल किसको नामित करता है? तो विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष को नामित करता है और विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति को नामित करता है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 188 का ये कॉन्सेप्ट कहता है, ये अवधारणा कहती है कि राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति, और राज्यपाल नामित हमेशा किसे करता है? विधानसभा के अध्यक्ष को, विधान परिषद के सभापति को। यदि राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की बात की जाएगी तब, यदि मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री की बात की जाएगी तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल दिलाता है। लेकिन अनुच्छेद 188 के तहत यदि बात की जाएगी तो अनुच्छेद 188 के तहत राज्य के विधानमंडल को जो शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा। अगला जो कॉन्सेप्ट बताता है वह अनुच्छेद 195, जो बताता है राज्य के विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनको वेतन तथा भत्ते कैसे दिए जाएंगे, या उनके वेतन तथा भत्ते का उल्लेख कहां पे किया गया है और इनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो किसी भी राज्य की बात, क्योंकि राज्य की बात की जाएगी तो टोटल जो राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 राज्य हैं, उन 28 राज्य के विधानमंडल के जो सदस्यों को वेतन तथा भत्ते का जो निर्धारण किया जाता है उस राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। उसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा यह बताया जाएगा कि उनके सदस्यों को कितना वेतन तथा कितना भत्ता दिया जाएगा। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया? इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 195 में, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 195 क्या कहता है? राज्य के विधानमंडल के वेतन तथा भत्ते का उल्लेख करता है और इसका पूरा निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के विधानमंडल द्वारा। एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद था आर्टिकल 195। अब आते हैं सीटों की रिक्ति के बारे में, कि राज्य के विधानमंडल के जो सीट है वो कैसे रिक्त होगी, कैसे खाली होगी। तो उसकी बहुत सी अवधारणा बताई गई है जिसका उल्लेख किया गया 190 में। यदि रिक्त की बात हो, कोई भी एक व्यक्ति एक सदन का ही सदस्य होता है, दूसरे सदन का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब एक साथ आप चाहे कि दोनों सदन विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हो जाए ना, किसी भी एक सदन का ही सदस्य होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति एक सदन का सदस्य होकर दूसरे सदन का सदस्य होता है तो जो पिछला सदन है उस सदन से वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति, जहां पे द्विसदनी विधायिका का कॉन्सेप्ट भी है, वहां पे कोई भी व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, दूसरे सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 190 सीटों की रिक्ति के बारे में बताता है कि एक व्यक्ति एक सदन का सदस्य है, दूसरा सदन उसी तरह क्या हो जाएगा? खाली जाएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट करता है अनुच्छेद 190 का, वो ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब एक व्यक्ति एक ही राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो सकता है, दूसरे राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। ये बातें भी बताई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 में। अब आते हैं सदस्यों की अयोग्यता। अयोग्यता एक होता है योग्यता, योग्यता का उल्लेख अलग अनुच्छेद में बताया गया, अयोग्यता का उल्लेख अलग अनुच्छेद में बताया गया है। यदि राज्य के विधानमंडल की योग्यता की बात की जाए तो भारत का नागरिक होना चाहिए,
साथ ही साथ विधान परिषद की बात होगी तो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष पूरी हो गई हो, और विधानसभा की बात होगी तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष पूरी हो गई हो। ये राज्य के विधानमंडल की योग्यता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अयोग्यता की। अयोग्यता का उल्लेख कहां पे किया गया? 191 में। भारतीय संविधान का 191 सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताता है, किस आधार पर उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो उसके बहुत से कारण है, अलग अलग केस के माध्यम से, जैसे लिली लाल थॉमस बनाम भारत संघ के केस के माध्यम से बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सजा हो गई है, जो किसी भी सदन का सदस्य है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? अयोग्य ठहरा सकते हैं। साथ ही साथ कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण किया है, उस आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? उसको अयोग्य ठहरा सकते हैं। साथ ही साथ वो मानसिक अस्वस्थ हो गया है, मानसिक बीमारी से वो पीड़ित है, तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं? अयोग्य ठहरा सकते हैं। साथ ही साथ उसको दिवालिया घोषित हो गया है, यदि वो व्यक्ति दिवालिया भी घोषित हो गया है तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं? अयोग्य ठहरा सकते हैं। और साथ ही साथ वो भारत का नागरिक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होता है। यदि किसी भी कारणवश वो भारत का नागरिक नहीं है तो भी उसको हम क्या कर सकते हैं? अयोग्य ठहरा सकते हैं। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 की बात की जाए तो यहाँ पे सदन के सदस्यों की अयोग्यता का वर्णन करता है, और कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर उस व्यक्ति को आप अयोग्य ठहरा सकते हैं, इन सब बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के 191 में किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 में किया गया है। इसमें पहले नंबर पे है लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए, दूसरे नंबर पे है मानसिक अस्वस्थ हो चुका है, मानसिक पीड़ित है, तीसरे नंबर पे दिवालिया घोषित हो चुका है, चौथे नंबर पे यदि वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। अगला है, यदि सदन के सदस्य के अयोग्यता से संबंधित यदि कोई प्रश्न खड़ा होता है, जैसे आप पिछला अनुच्छेद पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया किस आधार पर आप उसको अयोग्य ठहराएंगे, तो अयोग्यता के आधार बहुत से बताया गया है। यदि उस अयोग्यता के आधार पर कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है तो उस प्रश्न का निर्णय, अंतिम निर्णय किसका होगा? तो अंतिम निर्णय होगा राज्य के राज्यपाल का। लेकिन राज्य का राज्यपाल किससे परामर्श लेकर वो निर्णय देता है? तो वो लेता है निर्वाचन आयोग से। क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव होता है, उस विधानसभा के चुनाव को संचालित करने की पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो होती है निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन की। राज्य में बात हो तो राज्य का सबसे बड़ा आम चुनाव राज्य की विधानसभा, या देश का आम चुनाव सबसे बड़ा लोकसभा का चुनाव, इन दोनों चुनाव को जो संचालित किया जाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में किया भी गया है, जिसमें बताया गया है कि निर्वाचन आयोग क्या करेगी? विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या करेगी? आयोजित करेगी। उन सब निर्वाचन आयोग की सहायता से, उन निर्वाचन आयोग के परामर्श से ही जो राज्य का राज्यपाल होगा सदस्य की अयोग्यता संबंधित प्रश्न का क्या करता है? निर्णय देता है। और इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 में। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 192 क्या बताता है कि सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंधित जो भी प्रश्न खड़े होंगे उसका अंतिम निर्णय किसका होगा? वो अंतिम निर्णय होगा राज्य के राज्यपाल का, जो निर्वाचन आयोग के परामर्श से क्या किया जाएगा? लिया जाएगा। इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया? अनुच्छेद 192 में। आज हम लोगों ने विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित विशेष प्रक्रिया के बारे में समझने की कोशिश की। आगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।